जॉन, ये तो वो हैं जिन्हें अल्फाज का लिबादा पहनाया ही नहीं जा सकता, वो मनाजिर हैं। लेकिन इसके जवाब के अंदर कैपेसिटी ईरान की लड़ने की किस हद तक कमज़ोर हुई, किस हद तक स्टेबल है या किस हद तक मजबूत हुई। बकौल डोनाल्ड ट्रंप चंद मिज़ल इनके पास रह गए हैं और उसके बाद जब ये बयान आया उसके बाद हमला किया गया था इसराइल के ऊपर, और उसके 3 दिन बाद तक भी हमले जो हैं वो वापसी जवाबी हमलों की सूरत में जारी व सारी हैं। तो स्टॉक पाइल्स के अंदर इतने अरसे में किस हद तक इजाफा हुआ है, किस नौइयत का इजाफा हुआ है और किस तरफ ज्यादा तवज्जो दी गई? देखिए, न्यूयॉर्क टाइम्स असेस करता है कि 70% स्टॉक पाइल्स ईरान के पास मौजूद है, मिसाइल्स के और ड्रोन्स के। और मेरा ख्याल ये है कि 70% नहीं, काफी ज्यादा है। पहले भी हम बताते रहते थे, यासिर आपको तो पता ही है, हम बोलते रहते थे कि स्टॉक पाइल है, कोई यकीन नहीं करता था। फिर जब ईरान ने अपनी 79th वेव और 80th वेव, जब वो मिसाइलों का स्टॉक बढ़ा और अटैक्स की शिद्दत में इंक्रीज हुआ, तब लोगों ने यकीन करना शुरू किया कि अच्छा जी ठीक है। तो अभी भी मेरी असेसमेंट यही है कि इनफैक्ट आई थिंक मिसाइल्स का स्टॉक पाइल बढ़ चुका है। और आरागची साहब ने ये बात कही थी कि 120% कैपेसिटी आ गई है। वो इसलिए क्योंकि बहुत सारी जो मिसाइल स्टोरेज फैसिलिटीज थी जो कि जंग के दौरान बंद हो गई थी, या जंग के दौरान बंद की हुई थी ईरान ने, या उनके एंट्रेंसेस जो हैं जिनके टनल्स के ऊपर हिट किया था, वो इनएक्सेसिबल हो गई थी। वो एक्टिव एक्टिव स्टॉक पाइल के अंदर कंसिडर नहीं हो रही थी, लेकिन अब उनको भी इंक्लूड करके एक्टिव स्टॉक पाइल में डाल दिया गया है। तो आई थिंक के दिस इज द मतलब ये आपको नजर आ रहा है कि ना सिर्फ इनकी स्टॉक पाइल इंक्रीज हुई है, बल्कि इनकी जो टेक्नोलॉजी है वो भी इंक्रीज हुई है। क्योंकि जाहिर है हमने नई नई खैबर शिकन और खुर्रमशहर का नया वेरिएशन हमने देखा, सजील का नया वेरिएशन हमने देखा, और आगे भी चीजें आई थिंक ईरान की नजर आएंगी, बोर्ड्स भी हमें नई नजर आई। तो आई थिंक स्टॉक पाइल का कोई इशू नहीं है, बेसिस का भी कोई ऑपरेशनलाइज होने का कोई इशू नहीं है। 90% बेसिस वो ऑलरेडी ऑपरेशनलाइज है। सवाल सारा ये है कि क्या सामने वाले के पास इतनी कैपेबिलिटी है कि वो अगला अटैक जो है उसको कर सके, या ईरान की तरफ से अटैक को डिफेंड कर सके। क्योंकि रिपोर्ट्स के मुताबिक, अब अगर आप लंदन इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट देखें, यूके के रॉयल इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट देखें, न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉल स्ट्रीट जर्नल, किसी की भी रिपोर्ट देख लें आप, तो आपको नजर आ रहा है कि यूएस के पास मेजोरिटी ऑफ द इंटरसेप्टर्स जो थे वो उन्होंने यूज कर लिए हैं। 5 उनके टोटल थ्रेड के सिस्टम्स थे इस पूरे रीजन के अंदर, जो जिनमें से एक उन्होंने ताइवान से मंगवाया हुआ था, जिनमें से 4 को ईरान ने जो है वो डैमेज या डिस्ट्रॉय किया बड़े शदीद तरीके से, कि वो इंटरसेप्ट इतना अच्छी तरीके से नहीं कर पा रहा। पेट्रियट सिस्टम्स के जो इंटरसेप्टर हैं यूएस ने अपने मैक्सिमम यूज कर लिए हैं। और जाहिर सी बात है, जो मिसाइल्स का स्टॉक पाइल है वो आपके सामने है। यूएस का अपना जो है वो कितना गिर चुका है। लॉकहीड मार्टिन के ऊपर इस वक्त बहुत प्रेशर है कि वो किसी तरीके से प्रोडक्शन बढ़ाएं अगले साल तक के लिए। तो यूएस के लिए आई डोंट थिंक, इसीलिए मैं समझता हूं, मैं कॉन्फिडेंस के साथ समझता हूं कि यूएस के कभी भी नहीं चाहेगा यहाँ पे बड़ी जंग दोबारा स्टार्ट करना, क्योंकि क्लियरली पहले उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं छुड़वा पाए वो। अब वो ऐसा कहीं ना हो कि वो बाबल मंदब को भी ईरान जो है वो ले ले और ईरान हूथियों के जरिए कब्जा करवा ले। और आई डोंट थिंक कि ऐसा हो सकता है कि वो दोबारा कोई ग्रैंड स्केल अटैक करने की पोजीशन में है, क्योंकि ईरान क्लियरली, यासिर भाई, ईरान ने बुत तोड़े हैं बहुत बड़े बड़े। ईरान ने पहले, आज तो हमें बड़ा आसान लगता है ना कि हम बात करें कि ईरान ने 4 मिसाइलें दाग दी, 5 मिसाइलें दाग दी, 18 मिसाइलें दाग दी। 5 साल पहले अगर आपको कोई कहता कि यासिर अमेरिका के ऊपर, किसी अमेरिका की बेस के ऊपर किसी ने मिसाइलें दागी हैं, तो क्या आप यकीन कर पाते? आप यकीन नहीं कर पाते। सिचुएशन ईरान ने इस तरीके से पलटी है कि आज वो दुनिया हैरानी से देखती है कि जो अमेरिका, जिसकी माइट और सुपर पावर इतनी थी कि उसके ऊपर, उसके कहने पे मुल्क कांप जाते थे, वो लोग देख रहे हैं कि आज वो इस पोजीशन में है कि वो मिसाइलें भी खा रहा है, वो रिक्वेस्ट भी कर रहा है, वो हिजबुल्ला से भी वेरी गुड टॉक्स कर रहे हैं। वो जहां ईरान ने उनको टेररिस्ट कहा हुआ था, आईआरजीसी को, उनको उनके साथ जो है वो मायदे भी कर रहे हैं। तो आई थिंक के पोजीशन बिल्कुल चेंज कर दी ईरान ने, गेम बिल्कुल पलट दिया। और न्यूयॉर्क टाइम्स जिस तरीके से कहता है, इट इज बिकमिंग अनदर सुपर पावर, चौथी मेजर सुपर पावर बनने की तरफ जा रहा है ईरान। एंड आई डोंट डिसएग्री विद इट। बहुत आई थिंक बहुत एटलीस्ट रीजनल लेवल पे तो ऑलरेडी ईरान पावर बन चुका है, और बहुत ज्यादा नुकसान, जो फॉल ऑफ द अमेरिकन एम्पायर है, उसका स्टार्ट, उसका आगाज ईरान ने ही किया है। एंड आई थिंक ये हैरान हैरान कुन बातें, हम इसको रियलाइज नहीं करते। अच्छा जॉन, एक चीज़ बताइए कि इस जंग के बाद अरब ममालिक के साथ ईरान के ताल्लुकात कैसे होंगे, बिलखुसूस यूएई, कुवैत, बहरीन और उर्दन के साथ? सर, आपकी आवाज कट गई। मैं ये सवाल पूछ रहा हूं कि इस जंग के खात्मे के बाद और मुज़ाकरात की सूरत में अरब ममालिक के साथ ईरान के ताल्लुकात कैसे होंगे, बिलखुसूस यूएई, कुवैत, बहरीन और उर्दन के साथ?
देखिए, मेरा मानना ये है कि सऊदी अरब के साथ और कुवैत और कतर के साथ, सॉरी, सऊदी अरब और कतर के साथ ताल्लुकात अच्छे हो जाएंगे, जैसे थे वैसे हो जाएंगे। यूएई, बहरीन और कुवैत, ये तीन वो जगह हैं, और उर्दन तो जाहिर है वो पहले से ही खराब थे। ये तीन वो जगह हैं जिनके साथ ताल्लुकात मुझे नहीं लगता कभी भी उस तरीके से रिपेयर हो पाएंगे। और स्पेशली आई थिंक आगे जाके आप देखेंगे कि जब भी कोई अटैक में शिरकत, आप देखें, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, यूएई के ऊपर आपने देखा है कि 2 दिन से हमला नहीं हुआ। हम्म। और उसकी वजह यह है कि यूएई ने ईरान को पैगाम पहुंचा दिया था कि भाई हम आपके साथ नहीं करेंगे अब दोबारा, मतलब यूएस को सपोर्ट नहीं करेंगे। और ईरान ने नहीं हिट किया यूएई को। एंड कुछ रिपोर्ट्स तो जाहिर है ये भी कह रही थी इजरायली मीडिया की तरफ से कि यूएई ने फॉर एग्जांपल $3 अरब दिए या क्या दिए, जिसको मैं कंफर्म नहीं कर पाया हूं। लेकिन बहरहाल यूएई ने और दूसरे मुल्कों ने एटलीस्ट अब रियलाइज करना शुरू किया। कतर भी अब इस पोजीशन में है कि वो सपोर्ट नहीं कर रहा यूएस को, सऊदी अरब भी सपोर्ट नहीं कर रहा यूएस को। तो आई थिंक चीजें आप चेंज होती हुई देखेंगे। एंड बहरीन और कुवैत इस पोजीशन में नहीं है कि वो, या यूएई भी इस पोजीशन में नहीं है कि वो परमानेंटली ईरान के साथ हालात खराब करके चले। क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आपको अभी अगला मुआहिदा अगर होता है, आगे बढ़ता है इंशाल्लाह, तो आपको नजर आ जाएगा उसके अंदर कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो ईरान के ही कंट्रोल में रहेगा विद ओमान। और आगे जाके किसी भी मुल्क को अगर सही तरीके से अपनी तिजारत करनी है इलाके के अंदर, तो उसको ईरान के साथ अच्छे ताल्लुकात बना के रखने पड़ेंगे। और ये मजबूरी बन जाएगी आई थिंक यूएई की और दूसरे ममालिक की कि वो ईरान के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाएं। अच्छा, ये बताइए कि जो कतर के मीडिएटर हैं, अब ये चीज़ें खुल के तो सामने नहीं आई होंगी, अभी तो रफ्ता रफ्ता इसकी परतें खुलेंगी कि क्या बातचीत हुई क्या नहीं। उन्होंने क्या ये एश्योरिटी दी या इस तरह की कोई सिग्नलिंग हुई है जिसकी चहमगोइयाँ इस वक्त तेहरान में सुनाई दे रही हों कि कुछ अरसे तक वो जो फ्रीज एसेट्स हैं वो लिक्विड की सूरत के अंदर ईरान को मिलेंगे, या फिर पुराने तरीक़ाकार के तहत अशियाए ख़ुरनोश की ख़रीदारी या अद्वियात की ख़रीदारी की सूरत में ईरान को मुहैया किए जाएंगे? और दूसरी बात ये कि उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट किस हद तक ईरान में पड़ेगा, जैसे बकौल आपके कि इस वक्त ईरान में महंगाई 50% से ज़ायद हो चुकी है, तो पुराने हालात पे वापस जाने में कितना अरसा लगेगा? देखिए, मेरी मालूमात के मुताबिक एक ऐसा मैकेनिज्म बन चुका है, और ये अभी नहीं, पहले ही इनिशियल एग्रीमेंट इसके ऊपर हो गया था कतर के साथ, जब कालीबाफ साहब, डॉक्टर कालीबाफ, डॉक्टर हिम्मती और डॉक्टर अराची, ये तीनों गए थे कतर। आपको याद होगा, थोड़े टाइम पहले गए थे। तो एक मैकेनिज्म के ऊपर इनिशियल अंडरस्टैंडिंग हुई थी कि इस तरीके से एसेट्स यूज होंगे, जैसा कि आपने फरमाया कि नजर ऐसा आएगा कि ऑटोमेटिकली रिलीज नहीं हुए हैं पैसे लिक्विड फॉर्म में, लेकिन वो खरीदाए नोश के लिए और दूसरी चीजों के लिए वो इस्तेमाल हो जाएं। लेकिन एट द सेम टाइम अब इसके अंदर जो प्रॉब्लम आ रहा था, वो डेडलॉक भी रिजॉल्व हुआ है। वो डेडलॉक ये था कि क्या एश्योरेंस होगी कि ये पैसे ईरान के पास सेफ रहेंगे, और ऐसा ना हो कि मुआहिदे के बाद ये पैसा दोबारा जो है वो होल्ड कर ले या सीज कर ले यूनाइटेड स्टेट्स किसी तरीके से। तो आई थिंक उस मैकेनिज्म के अंदर ये चीज अब इस बात तक रीच हो गई है कि एक मैकेनिज्म बन गया है जहां पे ईरान को एश्योरेंसेज हैं, या जहां पे ईरान को गारंटीज हैं कि ये पैसा ईरान के हाथ में ही रहेगा, या ये पैसा दोबारा सीज नहीं होगा। वो क्या मैकेनिज्म है आई डोंट नो। इस दफा कतरी मीडिएटर्स किस चीज को फाइनलाइज कर गए हैं आई डोंट नो, आई एम नॉट श्योर। जो मुझे एक सोर्स ने बताया वो ये बताया कि जवाब जो है वो ईरान ने दिया था यूएस को। एंड अभी जो मामला चल रहा है वो इस तरफ है कि ईरान को ही फाइनल अप्रूवल इस वक्त वो करना है कि ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं उनको फाइनली गो अहेड देना है विद एनी एमओयू दैट हैपेंस। तो देखते हैं क्या होता है इसमें। कोई, अब आपने ट्रंप का जो ट्वीट देखा, उसके अंदर ट्रंप साहब ने मसला क्या किया? ट्रंप साहब ने मसला ये किया कि उसमें उन्होंने लिख दिया कि नेवल ब्लॉकेड विल रिमेन इन प्लेस। मतलब आप दोबारा से अगर यही करेंगे, अगर आप बोलेंगे इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के साथ बातचीत हो चुकी है और फाइनलाइज जब तक नहीं होता मैं नेवल ब्लॉकेड इन प्लेस रखूंगा, तो आई डोंट थिंक कि ये रेटरिक जो है वो बोलने से ईरानी बोलेंगे जी ठीक है ठीक है जी हम अग्री कर रहे हैं। अगर आप कह देते कि हम नेवल ब्लॉकेड हटा रहे हैं, और अगर आप कह देते कि मैं अब डील कर रहा हूं नेवल ब्लॉकेड हम हटा रहे हैं, तो आई थिंक आपको एक डिफरेंट रिस्पॉन्स मिलता, जैसा रिस्पॉन्स आपने देखा उससे। ठीक, यानी मेरा एक आखिरी सवाल ये है कि चले मुज़ाकरात के हवाले से तो हतमी तारीख जो है उसका सामने आना अभी बाकी है, लेकिन हम ये सुनने को देख रहे थे और हमें ये मंजरनामा दिखाई दे रहा था कि आशूरा के मकाम के ऊपर या उस दिन पे सैयद आयतुल्लाह अली ख़ामनाई का नमाज जनाजा हो सकता है, लेकिन फिर ख़बरें आईं कि उसको मज़ीद ताख़ीर का शिकार कर दिया गया इस मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में। अभी उसके हवाले से इत्तलात क्या हैं
और इस ज़िमन के अंदर इंतजामात क्या होंगे और उससे पूरी दुनिया को पैगाम क्या दिया जाएगा और उससे यकजहती का मंजरनामा ईरान में किस हद तक तब्दील होगा? देखें, हमेशा से जो डेट थी वो पहले से तासुआ आशुरा के टाइम, मतलब जो फर्स्ट वीक ऑफ मुहर्रम है उसके अंदर सेट थी। ये बात जाहिर है डिक्लेयर नहीं की थी ऑफिशियली मीडिया ने, ना ही किसी को इजाजत थी कि इस बात को आप, क्योंकि सेंसिटिव मामला है, सिक्योरिटी का मामला है, तो ये बात इतनी आसानी से कोई बताता नहीं है। लेकिन जो अरेंजमेंट थे वो इसी फर्स्ट वीक ऑफ मुहर्रम के लिए किए गए थे। क्या अरेंजमेंट्स थे? 3 दिन तेहरान के अंदर प्रोसेशन सेरेमनी होगी, उसके बाद कुंभ के अंदर, और फाइनली मशहद के अंदर आपको तदफीन जो है वो नजर आती। और इराक के अंदर भी साथ साथ प्रोसेशन जो है वो वहां पे अपनी सेरेमनीज इराकी जो है वो करते। अब सूरत हाल चेंज हो गई है 10 मुहर्रम के बाद। 10 मुहर्रम के बाद का प्लान जो है वो बन गया है, और आई थिंक इसीलिए, क्योंकि कोई सिचुएशन जंग के हवाले से जो है वो सर्टेनिटी के साथ नहीं एग्जिस्ट करती, और इसीलिए हम आगे नहीं कह सकते कि ये भी चीज मुमकिन होगी कि 10 मुहर्रम के बाद ही हो। बहरहाल जो प्रेपरेशन है वो 10 मुहर्रम के बाद के ही किए गए हैं। जो सेकंड जो दाएं हैं मुहर्रम की, मतलब 1 to 10 पहली दा होती है और फिर 10 to 20 दूसरी होती है। तो दूसरी के अंदर आपको ये जितनी भी प्रोसेशन है वो होती हुई नजर आएंगी। इससे रिप्रेजेंट क्या किया जा रहा है? देखिए, अभी तक जो मेरी मालूमात के मुताबिक ये अमानती तौर पे तदफीन जो है वो हो चुकी थी, और अब जो है वो दोबारा उसको किया जाएगा। और जाहिर है एक एक्सपेक्टेशन है कि 2 से 2.5 करोड़ या 3 करोड़ लोग इसके अंदर शरीक होंगे, और बाहर मुल्क से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, इराक से, अफगानिस्तान से, दूसरी जगहों से भी लोग यहाँ पे शिरकत करने आएंगे। उनके लिए डिस्कस ये किया हुआ है प्लान कि चार्टर फ्लाइट्स आई थिंक रन होंगी, वीजा ऑन अराइवल वीजा एक्सेस जो है वो मिलेगा। और अगर किसी को आना है यहाँ पे तो 6 मंथ्स की वैलिडिटी उनके पासपोर्ट की होनी जरूरी है। एंड आई थिंक आपको जल्द अनाउंसमेंट्स फॉर्मलाइज होती हुई नजर आएंगी कि किस तरीके से लोग आ सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। वीजा अभी भी खुले हुए हैं बाय द वे, तो वीजा लगवा सकते हैं जिसको लगवाना है। बट 10th मुहर्रम के बाद देखते हैं हो या नहीं हो, क्योंकि जंग का किस तरफ ऊंट बैठता है वो भी डिसाइड करना बाकी है।